अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वक्त मैं जर्मनी के शहर कार्लसरूहे में हूँ और आज हम एक और ख़ूबसूरत सफ़र पर निकल रहे हैं और इस बार हमारी मंजिल फ़्रांस का तारीख़ी और ख़ूबसूरत शहर स्ट्रासबुर्ग है और आज हम स्ट्रासबुर्ग को एक्सप्लोर करेंगे। कार्लसरूहे से स्ट्रासबर्ग का डिस्टेंस तकरीबन 85 किलोमीटर है और ट्रेन के ज़रिए ये खूबसूरत सफ़र तकरीबन 40 से 50 मिनट का है। रास्ते के मनाजिर बहुत खूबसूरत हैं। कुदरत की खूबसूरती और ये पुरसकून माहौल सफ़र को और भी ख़ास बना रहे हैं। वाकई ऐसे रास्ते हों तो छोटा सा सफ़र भी एक खूबसूरत याद बन जाता है। तकरीबन 45 मिनट के खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं स्ट्रासबुर्ग। अब निकलते हैं बाहर और स्ट्रासबुर्ग को एक्सप्लोर करते हैं। ये जो मेरे साथ हैं ये है ज़ीशान। ये रिसेंटली जर्मनी आए हैं और इनका ताल्लुक़ भी मेरे अपने इलाके गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान से है। तो आज मैं इन्हें भी अपने साथ ले आया हूँ ताकि ये भी हमारे साथ इस खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर करें। ये है स्ट्रासबुर्ग, फ़्रांस का एक तारीख़ी और ख़ूबसूरत शहर जहाँ ओल्ड यूरोपियन आर्किटेक्चर, छोटी छोटी स्ट्रीट्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल एक साथ नज़र आते हैं। अब देखते हैं कि ये शहर अपने अंदर छुपी हुई हिस्ट्री और कल्चर के कौन कौन से रंग हमें दिखाता है। हम अपने इस सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्ट्रासबुर्ग में हमारी पहली डेस्टिनेशन है शहर का मशहूर सेंट्रल स्क्वायर, जो इस सिटी का मेन हब समझा जाता है। तो चलते हैं वहाँ और इसे एक्सप्लोर करते हैं। हम पहुंच चुके हैं उसी सेंट्रल स्क्वायर पर जिसे प्लेस क्लेबा कहते हैं। ये कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स और पब्लिक गैदरिंग्स का मरकज़ होने की वजह से बहुत मशहूर है। इसका नाम फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक मशहूर जनरल क्लेबर के नाम पर रखा गया है, जिनका स्टैचू भी यहाँ मौजूद है। यहाँ का क्लासिक आर्किटेक्चर, इर्द गिर्द का पुरसुकून माहौल और लोगों की चहल पहल इस जगह को एक ख़ास वाइब देती है। ये स्पोर्ट शहर का एक अहम सेंट्रल पॉइंट है, जहां आकर फ्रेंच कल्चर का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे उसकी तरफ चलते हैं और वो है पले रोहान। हम पहुंच चुके हैं पले रोहान के सामने। ये इस सिटी की एक इंतहाई शानदार और हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। अपने क्लासिक आर्किटेक्चर की वजह से बहुत मशहूर है। ये पैलेस 18वीं सेंचुरी में तामीर किया गया था और पास्ट में ये फ्रांस के मशहूर बादशाहों और शहज़ादों की शाही रिहाइशगाह रह चुका है। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बिल्कुल नहर के किनारे वाक़ है, जिसकी वजह से ये सीनिक व्यू और लोकेशन बेहद खूबसूरत नज़र आती है।
आजकल इस शानदार इमारत के अंदर 3 मुख्तलिफ और अहम म्यूज़ियम्स कायम हैं जो यहाँ की हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर को ज़ाहिर करते हैं। बाहर से इसका डिज़ाइन, ये खूबसूरत वाटर फ्रंट और पुरसुकून माहौल इस जगह को और भी ख़ास बना देता है। अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे उसकी तरफ चलते हैं और वो है ला पेटिट फ्रांस। अब हम पहुंच चुके हैं इस सिटी की सबसे खूबसूरत और मशहूर इलाके में जिसे ला पेटिट फ्रांस कहते हैं। ये जगह अपने पुराने हाफ टिम्बर घरों, छोटी पथरीली गलियों और चारों तरफ बहती हुई खूबसूरत नहरों की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। माजी में ये इलाका यहाँ के मुकामी कारीगरों और मछुआरों का हब हुआ करता था, लेकिन आज ये सियाहों के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। यहाँ के रंग बिरंगे पौधे, पानी के ऊपर बने हुए खूबसूरत लकड़ी के पुल और पुरसुकून माहौल इस जगह को एक शानदार क्लासिक वाइब देते हैं, जहां कदम रखते ही आपको इस शहर का असल तारीखी रंग साफ नज़र आता है। काफ़ी घूमने के बाद अब भूख भी लग चुकी है, तो अब जल्दी से लंच करते हैं और फिर इसके बाद आगे का सफ़र जारी रखेंगे। लंच ब्रेक के बाद अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे उसकी तरफ चलते हैं और वो है पोंट कूवर्स। तो अब हम आ चुके हैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त तारीखी जगह पर जिसे यहाँ पोंट कूवर्स कहा जाता है, यानी कवर्ड ब्रिजेस। ये खूबसूरत पुल 13वीं सेंचुरी में शहर की हिफाजत के लिए बनाए गए थे और इनके साथ खड़े ये बड़े टावर्स उस दौर की गवाही देते हैं। यहाँ का पूरा इर्द गिर्द का माहौल, चारों तरफ फैला हुआ ये पानी और ये पुरानी तारीखी इमारतें मिलकर इस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। इन ब्रिजेस पर बैठकर मैं और ज़ीशान ने काफ़ी गपशप की और यहाँ के पुरसुकून और ख़ूबसूरत माहौल को खूब एंजॉय किया। यहाँ से सामने का नज़ारा इतना दिलकश है कि बंदा बस देखता ही रह जाए। अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे उसकी तरफ चलते हैं और वो इस सफ़र की एक अहम लोकेशन है जिसकी वजह से ये पूरा शहर दुनिया भर में मशहूर है, यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट। तो अब चलते हैं सीधा वहाँ
और आपको दिखाते हैं इसका वो शानदार फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन जो वाकई देखने लायक है। तो मेरे साथ रहिएगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यूरोपियन पार्लियामेंट। ये है यूरोपियन पार्लियामेंट, जहां पूरे यूरोप के 27 ममालिक के नुमाइंदे बैठते हैं और पूरे यूरोप के लिए अहम तरीन फैसले और कवानीन बनाते हैं। वैसे तो इसका एक हेड क्वार्टर ब्रसल्स में भी है, लेकिन इसकी ऑफिशियल सीट और सालाना असम्बली इजलास इसी स्ट्रासबुर्ग वाले इमारत में होते हैं। इस इमारत की तामीर 1994 में शुरू हुई थी और ये 1999 में बनकर तैयार हुई थी, जिसका कुल बजट तकरीबन 450 मिलियन यूरोस था। वैसे तो इस इमारत के अंदर जाने की इजाज़त होती है और इस वक्त भी लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अगली बार इसके लिए खुसूसी दोबारा आऊँगा और अंदर जाकर भी डिटेल से इसके ऊपर ब्लॉग बनाऊँगा। पार्लियामेंट के बिल्कुल साथ ही एक और ज़बरदस्त जगह है, तो चलते हैं वहाँ और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर स्ट्रासबुर्ग का एक बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ लोग खास तौर पर फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल बैकग्राउंड में पार्लियामेंट का खूबसूरत व्यू नज़र आता है। और अब इसके साथ ही ये खूबसूरत नहर बह रही है। ये दरअसल इल रिवर है, जो स्ट्रासबुर्ग शहर के इर्द गिर्द घूमती है। ये नहर बिल्कुल पार्लियामेंट के साथ से गुजरती है और इस बहते हुए साफ पानी के साथ पार्लियामेंट का जो रिफ्लेक्शन और नज़ारा नज़र आता है, वो इस पूरी जगह को बेहद खूबसूरत बना देता है। पार्लियामेंट को एक्सप्लोर करने के बाद अब चलते हैं अपने इस पूरे सफ़र की सबसे लास्ट और सबसे ख़ास डेस्टिनेशन की तरफ, और वो है स्ट्रासबुर्ग कैथेड्रल। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मैं अपने सफ़र का जो सबसे ख़ास हिस्सा होता है उसे हमेशा लास्ट के लिए रखता हूँ, और जिसका इंतज़ार मुझे भी बेसब्री से है। तो चलते हैं स्ट्रासबुर्ग कैथेड्रल की तरफ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लास्ट और सबसे ख़ास लोकेशन पर। यह है वो तारीखी और शानदार स्ट्रासबुर्ग कैथेड्रल, जिसका एक अलग रूप नज़र आता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये कैथेड्रल पूरे फ्रांस का दूसरा सबसे ऊंचा चर्च है और ये तकरीबन 227 ईयर्स तक, यानी 1647 से लेकर 1874 तक पूरी दुनिया की टालेस्ट बिल्डिंग भी रही है। इसकी बुलंदी तकरीबन 142 मीटर से, और इसे बनाने में 400 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगा था। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसे बनाने के लिए पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से धूप पड़ने पर इसका रंग बदलता हुआ महसूस होता है। और यहाँ लोगों का रश देखें, हर वक्त यहाँ दुनिया भर से आए हुए सयाहों का मेला लगा रहता है, जिसकी वजह से इस पूरी जगह पर एक अलग ही रौनक और ज़बरदस्त वाइब होती है। इसका डिज़ाइन, इस पर किया गया बारीक काम और इसकी तारीखी अहमियत वाकई देखने लायक है। और अब बारी है इस सफ़र के सबसे बेहतरीन लम्हे की। हम जाने लगे हैं इस कैथेड्रल के बिल्कुल ऊपर, जहाँ से पूरे स्ट्रासबुर्ग शहर का नज़ारा नज़र आता है। टिकट ले लिया है, अब ऊपर चलते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए 332 सीढ़ियाँ हैं, और सच बताऊँ तो ये इतना आसान नहीं जितना लगता है।
ऊपर जाने का रास्ता इतना तंग है कि कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी बंद गली में फंस गए हों। इस तंग रास्ते की वजह से मुझे काफ़ी सफोकेशन महसूस हो रही है। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बिल आखिर हम पहुंच गए हैं ऊपर। अब चलते हैं बाहर और आपको स्ट्रासबर्ग का खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। तो ये है स्ट्रासबर्ग। जहाँ तक नज़र जा रही है दूर दूर तक फैला हुआ ये पूरा शहर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ की तारीखी इमारतें और ख़ूबसूरत गलियाँ देखने के लायक हैं। बुलंदी से ये पूरा व्यू देखना वाकई एक लाजवाब तजुर्बा है। और सच बताऊँ तो इस व्लॉग की एंडिंग इससे बेहतर नहीं हो सकती। अब वापसी का वक्त है। आज का दिन वाकई बहुत यादगार रहा। स्ट्रासबर्ग का ये खूबसूरत सफ़र और यहाँ के मनाजिर हमेशा याद रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को भी आज का ये सफ़र बहुत पसंद आया होगा और आपने भी मेरे साथ इस खूबसूरत जगह की सैर एंजॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।